साम दाम दंड भेद राजनीति के वो हथियार हैं जो हर चुनाव में दिखाई पड़ते हैं और खास करके दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भी कुछ इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ऐसे में सियासत लगातार बदल रही है और राजनीतिक समीकरण भी बदल रहा है। तो कुछ सीट की बात करें तो ओखला सीट महत्वपूर्ण सीट में से, और ऐसे में अमानतुल्लाह 2 बार से यहाँ पर विधायक रहे, लेकिन इस बार उनको कांग्रेस की तरफ से बड़ी और कड़ी टक्कर दे रही हैं आरिबा खान। आरिबा खान इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि एमसीडी में काउंसलर हैं और पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद की बेटी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, थैंक यू। जिस तरीके से आपका प्रदर्शन रहा निगम के चुनावों में और अनएक्सपेक्टेडली आप यहाँ से जीत कर आई, जाहिर तौर पर यह भरोसा कांग्रेस ने जताया है कि आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन चुनौती बड़ी है इस सीट पर। आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी कहाँ देख पा रही हैं अपने आप? देखिए पल्लवी जी, जो आपने पहली बात कही कि अनएक्सपेक्टेडली हम यहाँ से काउंसलर की सीट निकाल के लाए, तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे लिए इसलिए एक्सपेक्टेड था, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई पॉलिटिकल करियर और एनीथिंग, बट ऑन द बेसिस ऑफ माई फादर्स पॉलिटिकल करियर। जिस तरीके से मेरे वालिद साहब यहाँ से 2 बार इंडिपेंडेंट काउंसलर रहे ओखला से, और उस टाइम पे काउंसलर की सीट बहुत बड़ी सीट होती थी, वो एक विधानसभा के बराबर, जब 125 काउंसलर्स होते थे। और उसके बाद एक बार इंडिपेंडेंट एमएलए आरजेडी से एमएलए रहे थे, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस की हवा थी तो एक तरह से इंडिपेंडेंट ही रहे। और दूसरी बार कांग्रेस से भी उन्होंने एमएलए की वो नुमाइंदगी की। तो जो उनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है, जो उनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ काम की जो लेगेसी रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे जो फादर हैं उनका जो वो एक कहते हैं कि खून पसीने से उन्होंने सींचा है ओखला की सरजमी को, और उसका ही नतीजा था कि लोगों ने फिर से उन पे भरोसा जताते हुए मुझे पूरी मोहब्बत से नवाजा। और देखिए जो अब आज के हालात हैं, जो अब इलेक्शन है, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी के बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से, कि उन्होंने दोबारा इतने कम समय में दोबारा से मुझ पे भरोसा जताया, मुझ पे यकीन जताया कि जिस तरीके से 2 साल पहले कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया उम्मीदवार बना के, और हमने उनको ये सीट निकाल के दी, और सिर्फ एक सीट नहीं, ओखला विधानसभा से हमने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। और इस बार भी मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो भरोसा मुझ पे पार्टी ने जताया है, मैं उस पर इंशाल्लाह खड़ी हूँ। दिल्ली चुनाव में आरिबा एक और भी बात बहुत मुखर तौर पर सामने आ रही है कि कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस तय करेगा कि सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी को मिलती है या बीजेपी को, क्योंकि आप जो प्रदर्शन अच्छा करेंगे तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। देखिए, हमने पहली बात हमारे ऊपर दी ओनस इज़ नॉट ऑन अस, कि अगर 10 साल में वो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो करप्शन में डूबे रहे और उन्होंने कोई विकास और डेवलपमेंट नहीं कराया, और उसकी वजह से लोग उनको वोट ना दे के कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो आई एम सॉरी, द ओनस इज़ नॉट ऑन अस कि हमारी वजह से उन्हें कम वोट मिल रहा है। उनकी अपनी करतूतों की वजह से उनको इस बार आवाम वोट देने को तैयार नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस रिवाइवल कर रही है और बहुत अच्छा रिवाइवल करेगी, और ये मैं दावे से ये बात आपके चैनल पे कह रही हूँ कि बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के किसी की भी सरकार दिल्ली में बन नहीं पाएगी इस बार। सवाल जनता ये भी पूछती है कि सेंटर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो जाती है, दिल्ली में वही चाल अलग हो जाते हैं, तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर आप साथ हैं या फिर अलग अलग। देखिए, एजेंडा बहुत प्लेन एंड सिंपल है। हमें संविधान को बचाना है, हमें डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़नी है, अपने देश और मुल्क के जो एक सेक्युलर गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाना है। अब रही बात कि गठबंधन में है कि नहीं, तो लोकसभा का एजेंडा जो रहता है वो जो मैंने बात कही संविधान को बचाने का एजेंडा है, लेकिन जब देखिए स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है, इसमें एजेंडा डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें भी और चीज़ें रहती हैं, तो बिल्कुल हम गठबंधन में हैं। लेकिन अगर हमें लगेगा कि हमारी गठबंधन की कोई पार्टी हमारे लोगों के साथ, हमारी जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, कैसे? ये इसी तरीके से कि उनका विकास नहीं हो रहा, उनके जो मेजर इश्यूज़ हैं दिल्ली में इस वक्त, आप पानी की बात करें, आप सीवेज की बात करें, हवा प्रदूषण की बात करें, यमुना की बात करें, सड़कों की बात करें, हर चीज़ में करप्शन भी भरा हुआ है और उसमें डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ है। तो देखिए, जहाँ हमारे लोग सफ़र करेंगे तो वहाँ हम पार्टी या पॉलिटिक्स या अपना गठबंधन पे फोकस ना रखते हुए हमें अपने लोगों की आवाज़, क्योंकि देखिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
और हम अगर किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हमारा पहला हक है कि हम उनकी आवाज़ बन के उनके इश्यूज़ को रेस करें। अगर हमारी गठबंधन की एक पार्टी उनके साथ नाइंसाफ़ी करेगी तो हम अपनी जनता के साथ खड़े होंगे, ना कि उन लोगों की काम और करवा आपको ये क्यों लगता है कि मुसलमान, जैसा आपने खुद कहा कि मुसलमान एक तरफा वोट करेंगे, तो आपको क्यों लगता है वो कांग्रेस की तरफ करेंगे, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं और जिस तरीके के बयानबाजी और योजनाओं को लेकर आगे आए हैं। देखिए, अगर पहली बात मैं डेवलपमेंट से शुरू करती हूँ तो कामों की बुनियाद पे एक तो मुसलमान जो है वो एक तरफा कांग्रेस को वोट करेगा, और उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। एक इंक्लिनेशन वापस से कांग्रेस की तरफ कहाँ आया है। 2 साल पहले जो कॉरपोरेटर के चुनाव हुए काउंसलर के, एमसीडी के, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 90% जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ से जीत दर्ज करी। हमने 9 सीटें निकाली जिसमें से 7 हमने मुस्लिम सीटों पे से चुनाव लड़ा और जीता। तो देखिए, सिटिंग आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को हराकर, तो बहुत एविडेंट है कि वापस से वो शीला जी की जो एक क्लीन और ग्रीन दिल्ली का एक ख्वाब था उसको पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं, उसी की तरफ एक झुकाव है। और दूसरी बात देखिए, जो एक एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी की मैंने बात करी केजरीवाल की, लगातार कई सालों से केजरीवाल जी बहुत जाहिर कर रहे हैं ये बात कि वो मुसलमानों के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं। अगर मैं बात करूं CNRC प्रोटेस्ट की, तो केजरीवाल जी का स्टेटमेंट ये था कि दिल्ली पुलिस अगर मेरे अंडर कर दी जाए तो मैं 1 घंटे में ये प्रोटेस्ट उखड़वा के फेंक दूँ। अगर मैं बात करूं कोविड की, तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने नेशनल मीडिया पे एक इतना गैर जिम्मेदारान स्टेटमेंट दिया कि मुसलमान और मरकज़ से कोविड फैल रहा है, ना मंदिर से ना गुरुद्वारों से, ये मरकज़ है जो कोविड फैला रहा है। आपके एक स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, जान से भी मार दिया गया कि ये कोविड फैला रहा है। जो संघी आइडियोलॉजी के लोग हैं उन्होंने ये करा। आप अगर बात करें दिल्ली दंगों की 2020 में, केजरीवाल जी सिटिंग सीएम में, एक स्टडी है, एक सर्वे है कि किसी भी जगह पर 24 घंटे से ज़्यादा राइट नहीं पनप सकता अगर सीएम की इंटरफेरेंस हो जाए, लेकिन 3 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम होता रहा। केजरीवाल जी सिटिंग सीएम होते हुए वहाँ जाना तो दूर की बात, उनकी आवाज़ नहीं खुली, तो आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अभी आप रीसेंट केसेस देखिए, संभल में जो एक हादसा हुआ, बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए केजरीवाल जी के दिल में दर्द है, होना भी चाहिए, किसी भी मुल्क की माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उसी टाइम पे संभल में कत्लेआम हो रहा है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था कि संभल के मुसलमानों के लिए आप बोलें? बहराइच जला, आपने वहाँ के लिए नहीं बोला। और अभी रिसेंट आप देखिए, एक ऐसा आदमी को केजरीवाल जी टिकट से नवाजते हैं, नरेश यादव, जिसने कुरान की बेहुरमती करी, जिसको सिर्फ चार्जेस नहीं, कोर्ट ने उसको गिल्टी प्रूफ किया, उसको कन्विक्ट किया कि उसने कुरान की बेहुरमती करी है, तो आपने उसको शाबाशी दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लो तुम्हारा इनाम है ये टिकट। तो देखिए, जिस आइडियोलॉजी से वो बिलोंग करते हैं, एक आरएसएस बैकग्राउंड से वो खुद बताते हैं मैं आरएसएस बैकग्राउंड का हूँ, तो ऐसे लोगों को तो आप पे भी लगते हैं कि आप भी बी टीम हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने अपने मुंह से ये बात कबूली है कि मैं एक इंटरव्यू में कि मैं आरएसएस बैकग्राउंड से मेरे फादर रहे हैं, और बात ये है कि उनके स्टेटमेंट्स क्या रहे हैं। अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप हमारा एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए, हमने बीजेपी के फेवर में कोई बात करी हो। अगर आपने तो खुल के एंटी मुस्लिम बातें करी हैं और आपके लीडरान ने, तो देखिए, और अभी रिसेंट, ये कोई मैं सिर्फ पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, रिसेंट नरेश यादव का इंसिडेंट है, तो देखिए उनकी तो जुमलेबाजी है मोदी जी की तरह, केजरीवाल जी भी वही करते हैं, और कहीं ना कहीं मुसलमानों की आंखों में आपने धूल झोंकी है, लेकिन आप सब समझ गए हैं कि आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। मैं आखिरी सवाल करूँगी कि अमानतुल्लाह के सामने आप हैं और बीजेपी भी है, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है कि कितनी मार्जिन से आप वोट जीत हासिल करेंगे? देखिए पल्लवी जी, मेरा एक सिंपल एजेंडा है इस सिलेक्शन में कि मैं डेवलपमेंट के नाम पर, मेरे फादर ने यहाँ बहुत काम कराया है इस इलाके में, ओखला को एक तरह से अपने खून पसीने से सींचा है, और शीला जी ने बहुत मोहब्बत से हमेशा ओखला के लिए बजट्स भी दिए और टेंडर्स भी कराए, बड़े बड़े। ओखला की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेंडर 450 करोड़ का शीला जी ने ही अलॉट कराया था, और कहीं ना कहीं लोग आज भी उस काम को याद कर रहे हैं। और मेरा भी एजेंडा यही होगा कि मैं रोध होके या सिंपैथी या बेचारगी या मजलूमियत दिखा के वोट ना मांगूं। मैं एक बहुत मजबूत लीडर की बेटी हूं और मजबूती के साथ हिम्मत से काम करने वाली हूं। मैं भी ऑपोजिशन में हूं इस वक्त, मेरे फादर भी 4 टर्म रहे, 2 बार काउंसलर, 2 बार एमएलए, ऑपोजिशन में रहे, कभी सत्ता का हिस्सा नहीं रहे। एक सवाल और सूझा, चूँकि आप लगातार अच्छी वक्ता हैं, इससे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जिस सवालों का ये जवाब जिस तरीके से दे रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धार तो है, लेकिन सवाल ये है कि सभी पार्टी महिला मतदाताओं को टारगेट कर रही है। आपकी भी पार्टी ने बहुत सारी महिलाओं को टिकट नहीं दिया है, और ना ही हम बाकी पार्टियों में भी देखते हैं। ये एक बड़ी कमी है पार्टियों की।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ही वाहिद पार्टी थी जो विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर बजट थी लाने के लिए, लेकिन क्योंकि दोनों हाउसेज में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी उस वक्त, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया था। वरना आज तक तो वो इम्प्लीमेंट हो चुका होता, सेंसस भी हो गया होता और इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया होता। लेकिन क्योंकि उस टाइम वो बिल रोक दिया गया और आज की तारीख में भी उसका पास होना ना के बराबर है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का अभी भी सेंसस होने का और उसका कोई दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रहा। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस विमेन पार्टिसिपेशन में कितना बिलीव करती है, तो मैं अपने इलेक्शन की अगर बात करूं, 2000 जो मेरा अभी 2 साल पहले जो मेरा इलेक्शन हुआ काउंसलर का, मुझे कांग्रेस पार्टी ने जनरल सीट से टिकट दिया था। काउंसलर के इलेक्शन में बहुत सारी जो फीमेल जीत कर आई हैं वो विमेन रिजर्व सीट पर जीत कर आई हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने जनरल सीट पर 5 आदमियों के सामने टिकट देकर खड़ा किया था और हमने उसमें कामयाबी हासिल करी। और देखिए, शाहीन बाग की ख़वातीनों के लिए तो मैं जहाँ से हूँ, ओखला से, यहाँ शाहीन बाग एक बड़ा हिस्सा है और यहाँ की ख़वातीनों ने तो एक हिस्टोरिक मूवमेंट चला दिया था जो CNRC का था। तो देखिए, पावरफुल आवाज़ें हैं महिलाएं, विमेन एम्पावरमेंट की हम सिर्फ बात नहीं करते, हम उस पर काम भी करते हैं और उसका एक मैं लिविंग एग्जाम्पल भी हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी हम जिस तरीके से जीत दर्ज करेंगे तो वो बात और साबित हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने सुना आरिबा खान को, और जिस धार से वो अपनी बातों को रख रही हैं, जाहिर तौर पर मेहनत तो कर रही हैं, लेकिन इस मेहनत का फल मिलता है या नहीं मिलता है, ये जनता तय करेगी। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।